Hello everyone. So we're going to start with the newspaper today. The first page goes as Trump to run for the White House for a third time. ठीक है, ये तो हमें आइडिया है ही इसका कि ट्रम्प जो है अब दूसरी बार तो वो हार गए, तीसरी बार अब वो आने वाले हैं वापस. वॉर कॉजेज इमेंस ह्यूमन सफरिंग G20. तो G20 में यही जॉइंट डिक्लेरेशन इन्होंने निकाली है कि भाई द कॉन्फ्लिक्ट इज एग्जैजरबेटिंग existing fragilities in the global economy, constraining growth, threatening energy, food security. तो सारे पॉइंट्स हम इसमें डाल सकते हैं. एलिवेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, क्या क्या रिस्क बढ़ रहे हैं. ग्लोबल इकोनॉमी का रिस्क है, ग्रोथ पैटर्न्स जो है हमारे कम हो रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में रिस्क बढ़ गई है, थ्रेटनिंग एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी एंड एलिवेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क. तो ये सब तो हमें आइडिया है ही. यूक्रेन जब से रशिया का स्टार्ट हुआ है तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो बहुत कॉमन हमेशा में दिखते हैं. एक तो फूड क्राइसिस, सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो गई है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए पर से इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में दिक्कत आ गई है. मतलब जनरल पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, क्रूड और फूड दोनों के प्राइसेस बढ़ गए हैं, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है. आई थिंक होलसेल इन्फ्लेशन भी बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ द डोमिनो इफेक्ट. तो सबका हम देख रहे हैं कि बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है. और क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं. रिसेशन कुछ कुछ इकॉनमीज में आ रहा है धीरे धीरे. यूके में तो कितना ज़्यादा मतलब इकॉनमी डाउन चल रही है उनकी. तो एंड अभी विंटर्स भी आ रहे हैं तो एनर्जी क्राइसिस भी एक बड़ा खड़ा होने वाला है. तो अभी G20 में एक साथ में डिक्लेरेशन निकाला है. इंडियाज जॉइंट डिक्लेरेशन सेज, ठीक है, विच सेज वॉर कॉजेज इमेंस सफरिंग. ठीक है. फिर हम बात करते हैं एट COP27 इंडिया एंड 3 अदर्स अपोज कार्बन बॉर्डर टैक्स. तो भाई एक कार्बन बॉर्डर टैक्स होता है विच कुड रिजल्ट इन मार्केट डिस्टॉर्शन एंड aggravate the trust deficit among parties must be avoided. तो जो ये शर्म अल शेख में हुआ है, that carbon border taxes which could result in market distortion and aggravate the trust deficit. तो यूरोपियन यूनियन ने एक पॉलिसी प्रपोज करी थी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगना चाहिए कि मतलब जो भी ये कार्बन प्रोड्यूस करती है ना चीज़ें, जैसे सीमेंट, स्टील, जब भी हम इनको प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन एमिशन होता ही है. तो कहने कि एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव होते हैं तो इनके ऊपर एक ना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा दो, कार्बन टैक्स लेने लगो इनसे. और विद इफेक्ट फ्रॉम 2026, मतलब इन पे टैक्स लगाओ कि जो लोग कंट्रीज इनके थ्रू अपना काम कर रही हैं और क्या बोलते हैं सीमेंट एंड स्टील में जो भी मतलब यूज़ कर रही हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, उन पे ये टैक्स लगाया जाए. तो यूरोपियन यूनियन ने ये प्रपोजल रखा है. और जो बेसिक कंट्रीज हैं, ग्रुप कंप्राइजिंग ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना. तो बेसिक में ए बस वो है साइलेंट, मतलब एक ही कोई कंट्री नहीं है. अदरवाइज बेसिक में है ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना. तो ये लार्ज इकोनॉमीज है, सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट ऑन कोल. तो ये भाई इन्होंने बोला कि भाई हमारा तो डिपेंडेंसी इकोनॉमी का इन पे है. तो भाई इसीलिए दे एक्सप्रेस द ग्रीव कंसर्न. कार्बन बॉर्डर टैक्स हमें आइडिया होना चाहिए. और ये कब प्रपोजल इसका आया था कार्बन बॉर्डर टैक्स का, आई सी. और इसी पेज पे और कोई न्यूज़ है क्या. जो ये कार्बन बॉर्डर टैक्स है, इट्स अ बॉर्डर it's a duty on imports based on the amount of carbon emissions resulting from the production of the product in question. यानी कि जो भी आप imports कर रहे हो उस पे जो भी ड्यूटी लगेगी based on the amount of carbon emissions resulting from the production of product in question.
As a price on carbon, it discourages emissions, production and exports. It's a duty on imports based on the amount of carbon emissions resulting from the production of the product in question. ये ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स है. It's a duty on imports. तो बेसिकली जो ये कार्बन टैक्स है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि जो भी गुड्स जो है सपोजिटली इंडिया से आएंगे तो हम उन पे क्या है इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे. क्यों लगाएंगे? बिकॉज दोज गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग स्टील, सीमेंट. तो आपने उन गुड्स का प्रोडक्शन जब किया तो आपने कार्बन लाइक उसमें एमिशन हुआ, तो इसलिए हम आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं. तो इससे क्या होगा, इंडिया के जो गुड्स वहाँ जाएंगे वो महंगे हो जाएंगे. ठीक है, दैट इज वाई दिस इज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर. Then let's move on to the next page. Hold lectures on खाप पंचायत UGC 2 varsities. अच्छा, तो मतलब खाप पंचायतों को एक अच्छा वो बताया गया है कि they are democratic traditions and the ideal king in Indian philosophy to celebrate India as the mother of democracy on Constitution Day. तो Constitution Day तो 26 नवंबर को आता है ना, हमें आइडिया होना चाहिए इसके बारे में. देन फर्स्ट पेज पे आई गेस इतना ही है मेरे उसमें तो. देन सेकंड पेज पे देखते हैं. गार्बेज इज द बिगेस्ट इशू पीपल ऑफ दिल्ली, ये तो आइडिया होना चाहिए. थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे तो टीपू सुल्तान पे बैन चाहते हैं. हाँ, ये है इंडिया हैज शोन हाउ टू डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, मैं बता देती हूँ. जो हमने भी टीपू के बारे में पढ़ा आर्टिकल, तो टीपू सुल्तान का जन्म जो है नवंबर 1750 में हुआ था. हैदर अली के ये पुत्र थे. एंड अ ग्रेट वॉरियर ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. वेल एजुकेटेड मैन, फ्लुएंट इन अरेबिक, पर्शियन, कनरीज एंड उर्दू. मैसूर जो हैं बहुत ग्रो किया था हैदर अली के टेन्योर में. 1761 से 82 के बीच में था इनका. फिर इनके पुत्र थे ये टीपू, जिनका रूल था 82 से 1799 तक. तो करीब करीब हम देखें तो इनका जो कार्यकाल था वो 17 ईयर्स के स्पैन का था. फिर टीपू इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. हाँ, तो क्या क्या उन्होंने, टीपू ने अच्छे अच्छे काम किए थे उनके रूल में. उन्होंने कॉइनेज सिस्टम निकाला था. अ न्यू मलूलूडी लूनी सोलर कैलेंडर. जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि जो मिडीवल में जो रूलर्स रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन उनका साइंटिफिक चीज़ों में रहा है. तो आप टीपू का नाम लिख सकते हो कि उन्होंने कॉइन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी. कॉइन इंडस्ट्री नहीं, कॉइनेज नए पैटर्न ऑफ कॉइन्स निकाले. अ न्यू मलूलूडी लूनी सोलर कैलेंडर एंड अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम which initiated the growth of Mysore silk industry. तो क्योंकि वो तो होता ही है ना, इफेक्ट तो पड़ता ही है. आप कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करो
तो उसका जो बेनिफिट है वो मल्टीफेरियस रहता है. इट स्प्रेड्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल. एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न मिलिट्री मेथड्स, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो वेस्टर्न मिलिट्री मेथड्स को अपनाते थे. ट्रेडिशनल इंडियन वेपन्स यूज़ करते ही थे, साथ में वेस्टर्न मिलिट्री रॉकेट्स आर्टिलरी भी यूज़ करते थे. एंड दैट इज़ वाई ब्रिटिश वर लाइक स्कैर्ड ऑफ कि भाई यार ये तो बड़ा मतलब दमदार इंसान है. He organized his army on the European model with Persian words of command. Though he took the help of French officers to train his soldiers, he never allowed them to develop into a pressure group. अच्छा, यूरोपियन मॉडल के लाइन्स भी इन्होंने अपनी आर्मी डेवलप की थी. एंड ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ नेवल फोर्स. तो भाई उन्होंने अपनी नेवी भी इस्टेब्लिश की थी. तो ही वॉज वेरी फार फेच्ड. मतलब आप देख रहे हैं, हमने देखा कि उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल मतलब भाई इकोनॉमिक्स का भी ध्यान रखा. फिर उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का भी डेवलपमेंट किया, नेवल फोर्स का भी ध्यान दिया. देन फॉट अगेंस्ट मराठाज. तो टीपू भी मराठास के अगेंस्ट भी उन्होंने फाइट किया था. और फिर इनका जो मेन था मतलब वी व्हाट वी लाइक व्हेन वी रीड अबाउट हिम, वी मेजरली रीड अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर्स. ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये हैदर और जो टीपू है बड़े एम्बिशियस लोग हैं, बड़े एरोगेंट है, डेंजरस हैं. तो 4 वॉर्स लड़े गए थे. पहला जो था ट्रीटी ऑफ मद्रास में लाइक कल्मिनेट हुआ. दूसरा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. तीसरा श्रीरंगापट्टनम. चौथा है सब्सिडियरी अलायंस. ठीक है, तो 4 थे. ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, श्रीरंगापट्टनम तीसरा, एंड चौथा सब्सिडियरी अलायंस. तो मामा सिया अन एक्रोनिम, ठीक है, याद करने के लिए निमोनिक. तो मामा सिया क्या है? मद्रास, मैंगलोर, या मैडमा सिया कर सकते हो. मैडमा सिया, ठीक है. मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगापट्टनम एंड सब्सिडियरी अलायंस. और जो लास्ट था श्रीरंगापट्टनम में, जिसमें मतलब कंपनी की जीत हुई थी, एंड टीपू सुल्तान was killed defending his capital Srirangapatnam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Vodiyas, and a subsidiary alliance was imposed on the state. ठीक है. He was also a patron of science and technology, pioneer of rocket technology. मिलिट्री मैनुअल लिखा था फतुल मुजाहिद्दीन, एक्सप्लेनिंग द ऑपरेशन ऑफ रॉकेट्स. तो मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, हमसे देख सकते हैं, बिकॉज बोल रहे हैं कि मिलिट्री मैनुअल लिखी है उन्होंने, फतुल मुजाहिद्दीन. ग्रेट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी था भाई. बड़ा फ्रेंच जैकोबिन क्लब उसने स्टार्ट किया था 1797 में श्रीरंगापट्टनम में. और फ्रेंच सोल्जर्स को है उन्होंने सपोर्ट भी दिया था. और ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था श्रीरंगापट्टनम में. तो फ्रेंच सोल्जर्स को क्यों सपोर्ट दिया था? सो यस, इस पेज पे और देखते हैं. टीपू सुल्तान के बारे में आई जस्ट टोल्ड यू. फॉरेस्ट पाथ टू सबरीमाला ओपन होने वाला है. इंडिया शोन टू हाउ टू डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. तो यही मोदी जी ने बोला है कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है. इट्स अ फोर्स ऑफ इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. कभी भी टेक्नोलॉजी भी कोई ऐसे वगैरह पे भी आए तो हम बोल सकते हैं इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर, force of equality and empowerment. The world's largest health insurance scheme, Ayushman Bharat, provides a safety net for nearly 200 million families. तो कभी आया टेक्नोलॉजी भी तो आयुष्मान भारत स्कीम जो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ कर रही है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड वैक्सीन प्रोग्राम कोविन. तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का हर चीज़ में यूज़ किया है. इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, वेपन अगेंस्ट पावर्टी. Under the Swamitva scheme, we are using drones to map land in rural areas. Then property cards are given to the people. तो लैंड डिस्प्यूट्स हमने हर प्रॉब्लम एक तरीके से हम देख रहे हैं मल्टी डिमेंशन रोल रहा है टेक्नोलॉजी का. पहले तो हमने बात करी क्या बोलते हैं, हमने पहले बात करी किसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्पोक अबाउट हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत कोविन प्लेटफॉर्म. Then we spoke about it's a great equalizer. It has given a human touch, force of equality and empowerment. फिर तीसरा हमने बात करी कि भाई क्या बोलते हैं,
इट्स अ वेपन अगेंस्ट पावर्टी। स्वामित्व स्कीम में हमने जो ड्रोन्स को मैप करके हमने रूरल एरियाज में जो लैंड दिलवाई है, तो हमने उसमें भी मतलब हमारा योगदान रहा है। दिस रिड्यूसेस लैंड डिस्प्यूट्स, इट हेल्प्स द पुअर टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट। तो बड़े हमें जो स्मॉल कस्टमर्स, स्मॉल बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है टू फाइंड बिग कस्टमर्स। और दिस इज हाउ वी कैन कम टुगेदर एंड मेक थिंग्स हैपन। ठीक है। अच्छा, ये पोलावरम प्रोजेक्ट कौन सी रिवर में पड़ता है? ये पड़ता है गोदावरी रिवर में। तो बैक वाटर्स ऑफ पोलावरम में, ये हैदराबाद में है, गोदावरी के पे है ये पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है। ये क्या है? ये इतना chariots lined up in front of the Sri Vishwanath Swami temple as a part of the famous Rath Sangam. Okay. So now we come to the editorial section. The unseating of the vice chancellors is faulty. तो भाई जो recent judgment आए हैं सुप्रीम कोर्ट के on the appointment of vice chancellors in state universities is a violation of the UGC as significant in the context of higher education in a federal country like India. तो जो अपॉइंट किए गए थे वाइस चांसलर, इनको क्या बोलते हैं, यूजीसी रेगुलेशंस कुछ आई थी 2018 की कि बीसी ऐसे ऐसे अपॉइंट होना चाहिए। तो so we have to read this article, this unseating of vice chancellors is faulty। तो इसमें यही था कि जैसे अभी हमने देखा केरला में एंड गुजरात में जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए थे, उनको जो वहाँ की मतलब एक तो केरला में तो गवर्नर ने बोला कि इनका अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों? बिकॉज यूजीसी रेगुलेशंस कहती हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस कहती हैं कि भाई एक ही बंदा जो है, आप एक नाम नहीं दे सकते। जो भी आपने अगर कमेटी बिठाई है वाइस चांसलर का नाम देने के लिए, तो 4 से 5 नाम जो है आने चाहिए। वेरएज यहाँ पर क्या हुआ, इन स्टेट्स में एक ही नाम आया और उनको सिलेक्ट कर लिया गया एज अ वाइस चांसलर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो अपॉइंट किया गया है उस चीज़ को रद्द कर दिया कि नहीं, जब यूजीसी रेगुलेशन ने बोला है कि 4 से 5 होना चाहिए, तो आपने क्यों क्या बोलते हैं क्यों अपॉइंट किया इन लोगों को? जबकि 4-5 नाम आने चाहिए थे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना था, नाम एक ही आया है। तो उसके बाद फिर इस आर्टिकल में फिर क्वेश्चन किया है 2 चीज़ों के बारे में। एक तो आर्टिकल 254 जिसमें बोला जाता है कि अगर 2 लॉज के बीच में, स्टेट और सेंट्रल लॉज के बीच में इनकॉन्ग्रुएंसी है, यानी साठगांठ नहीं बैठ रही है, तो साठगांठ नहीं बैठ रही है, तो ये बोला जाता है कि भाई जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है उसकी प्राइमेसी रहेगी। बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि यूजीसी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो एक सबऑर्डिनेट बॉडी है, वो आई पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है, बट स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसकी प्राइमेसी होती है। क्योंकि यूजीसी जो रेगुलेशंस बनाती है, जो प्रोविजंस बनाती है, वो एक सबऑर्डिनेट बॉडी, ऐसा ही आर्टिकल में बोल रहे हैं कि वो है सबऑर्डिनेट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। तो इसमें जो प्राइमेसी ऑफ पार्लियामेंट का जो पॉइंट उठ रहा है वो नहीं उठना चाहिए, ऐसा इन ऑथर का मानना है, जिन्होंने लिखा है ये। और यही क्वेश्चंस रेस किए हैं कि आर्टिकल 254 वाला जो मैंने बताया, तो ये हम कहाँ यूज करेंगे? मतलब इन्होंने 4-5 पॉइंट्स दिए कि कंक्लूजन क्यों ये फॉल्टी बोल रहे हैं। तो जो ये 4 पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 254 बोलेगा कि मतलब show that the repugnancy under this article relates to a state law and a substantive law made by the parliament। तो अब ये सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बोल रहे हैं यूजीसी को, और मतलब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बोल रहे हैं इसको, और लॉ भाई पार्लियामेंट लेकर आई है, अथॉरिटी पार्लियामेंट ने बनाई है, बट इसको ये सबऑर्डिनेट कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो लॉ होता है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो इससे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, कि भाई मतलब इन्होंने कहा है कि जो लॉ होता है वो मतलब लॉ का मतलब ये नहीं है कि जो एक सब मतलब सबऑर्डिनेट बॉडी बना रही है। लॉ का मतलब है जो पार्लियामेंट ने
मतलब बैठ के बनाया गया है। पार्लियामेंट में जब डिस्कशंस और डेलिब्रेशन से जो लॉ बना है उसको ये बोल रहे हैं कि दैट इज सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है कि भाई मतलब आप सबॉर्डिनेट, आपकी सबॉर्डिनेट, आप यूजीसी को सबॉर्डिनेट बॉडी मान रहे हैं, तो वो अगर एक लॉ लेकर आ रही है उसको आप नहीं मान रहे हैं। आपको मानना है कि भाई जो हमारी पार्लियामेंट जब बैठ के, जब वहाँ के एमपीज एमएलएस बैठ के लॉ बना रहे हैं वो होगा सब्सटैंटिव लॉ, उसको माना जाना चाहिए। दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी रूलेड इन पार्लियामेंट डू नॉट गो थ्रू द सेम प्रोसेस एज अ लॉ। ठीक है, वही वाली बात है कि भाई वो एक सबऑर्डिनेट बॉडी ने बनाया, दूसरा वाला जो बनाता है पार्लियामेंट बनाती है, तो वो तो पूरे डेलिब्रेशन से जाता है, वोटिंग होती है कि बिल पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो डेलिब्रेशन ड्यू डेलिब्रेशन से नहीं गया। तीसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, अब जनरल में डेफिनेशन जो है जनरल टर्म्स में नई लॉ डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 में जो दिया हुआ है हम वो एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 13 क्या बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो बताता है ऑल लॉज इन फोर्स, मतलब लॉज के बारे में बात करी गई है। तो इसमें लॉ को बहुत मतलब कह रहे हैं डिफाइन नहीं किया गया है, बस बताया गया है कि इनकंसिस्टेंट होगा तो। हाँ, तो आर्टिकल 3 में मतलब यही बताया, 13 में यही बताया गया है कि उससे रिस्ट्रिक्ट करा गया है आर्टिकल 13 को कि भाई उस आर्टिकल से ही तक सीमित है वो। और आर्टिकल 13 क्या है कि और लॉज इनकंसिस्टेंट विद ऑल डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि भाई ये जो भी कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले लॉज थे वो अब इनका मतलब वॉइड रहेंगे, और ऐसा कोई लॉ स्टेट नहीं बनाएगी जो उसकी फंडामेंटल राइट का मतलब खनन हो। ठीक है। और चौथा पॉइंट उन्होंने बोला द रेगुलेशंस मेड बाय अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ द यूनियन overriding a law made by a state legislature will amount to a violation of federal principles and a negation of the concurrent legislative power granted to the state by the constitution। तो कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो अब ये यूजीसी जो है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हो गई यूनियन की, तो एक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ यूनियन के क्या स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर पावर्स हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन उन्होंने खड़े किए हैं, तो ये इसमें था। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एक है गेटिंग रेडी। तो भाई इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिल गई है, और हम देख रहे हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं, तो इसकी वजह से जो है हम पे चैलेंजेस बहुत हो गए हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट दिखता है तो मैं बताती हूँ। इट वॉज अ पॉजिटिव साइन दैट व्हाइल रशिया प्रोटेस्टेड द स्टेटमेंट। देखा है यहाँ पे जैसे कि मोदी जी अभी G20 की समिट में गए, तो ही एक्सटेंडेड हिज हैंड टू चाइनीज प्रेसिडेंट। तो बता रहे हैं तो जब एससीओ समिट हुआ था तब लाइक एक कोल्ड डिमीनर था इनके बीच में, वेराज जब अभी G20 के उसमें मिले हैं लाइंस पे, तो देर हैज़ बीन अ वार्म रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो उसी का ही डिस्कशन किया गया। अभी हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी थी कि हमारी तीन जगह पे प्रेसिडेंटशिप है, एक तो G20 है, एक एससीओ है, और एक यूएनएससी है। तो किन किन टॉपिक्स पे हम बातचीत करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड एनर्जी शॉर्टेजेस, टेररिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो याद कर लेते हैं। कुछ भी इश्यूज होंगे इकोनॉमिक्स में GS3 के पेपर में तो हमें चार पांच चीज़ें याद होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज के इशू पे बात होगा, सप्लाई चेन पे बातचीत होगी, फूड क्राइसिस पे बातचीत होगी, और टेररिज्म पे बात होगी क्योंकि इंडिया के लिए एक इशू रहता ही है हमेशा से ये टेररिज्म, और ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी, ये सब इश्यूज रहते ही हैं। होल्डिंग द स्लाइड, बिडन जी मीटिंग ओनली अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग फ्रॉड रिलेशनशिप। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई? hmm, इसमें आई डोंट थिंक कुछ इम्पोर्टेंट है। ताइवान का क्वेश्चन है, नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, बगदाद गेट्स अ गवर्नमेंट बट वायलेंस हॉन्ट्स इराक। तो दो इलेक्शंस इराकी पॉलिटिक्स में दो बार इलेक्शंस हो सके अक्टूबर 2021 से। तो वन, द डिवाइड बिटवीन द कर्ड्स एंडेड विद द KDP reluctantly withdrawing its insistence on nominating the country's president and accepting the claim of its rival, the Patriotic Union of सो इसमें ये हुआ है कि भाई इराकी पॉलिटिक्स में जो दो बार इलेक्शंस सिंस द जनरल इलेक्शंस इन अक्टूबर 2021, one, the divide between the Kurds ended with KDP reluctantly withdrawing its insistence on
नॉमिनेटिंग आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो इराक में होता है एक मोहासासा सिस्टम होता है, अपोर्शनमेंट सिस्टम। तो इसमें ना तीन जो मेजर क्या रहते हैं लोग, जो कि है एक तो शिया, सुन्नी और कर्डिश पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन में लाइक दे ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन दी थ्री थ्री पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो मेजरली बता रहे हैं कि शिया लोगों के पास ज़्यादा इसमें पावर रहती है, सुन्नी कर्ड ग्रुप्स जो रहते हैं वो थोड़ा सा ऐसे रेसिडुअल इन्फ्लुएंस रहता है। और इसी अरेंजमेंट की जैसे जो ईरान का है, बिकॉज अब देख रहे हैं शिया लोगों का ज़्यादा प्रेजेंस हो रहा है, तो ईरान का जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और दे हैव बीन मोबिलाइज्ड अंडर द नेम ऑफ पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट which remain a formidable fighting force outside the control of the national armed forces. तो इसके अगेंस्ट पॉपुलर अपराइजिंग होने लगे ऑब्वियसली, जहाँ भी कहीं कहीं हम देखते हैं कि एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, अनइक्वल होता है, तो वहाँ पे पॉपुलर अपराइजिंग्स होती हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को करो, अमेरिकन और ईरानियन लोगों की सुन के यू आर अनलीशिंग वायलेंस ऑन आर पीपल। तो दे लाइक इसके बाद लाइक धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को लाइक दे वर इंजर्ड, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं तो इंजरी तो होती ही है। एंड दैट assured in a series of caretaker administrations charged with bringing a reform political system in the country. तो उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशंस आई और उन्होंने बोला कि हम इराक की इसको चेंज करेंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को। द लास्ट केयरटेकर पीएम मुस्तफ़ा अल कदीमी, इन्होंने भैया बोला कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ। And however the elections led to a fierce fratricidal conflict. तो fratricidal conflict यही होता है कि when you try to kill or kill a relative of yours, मतलब ब्रदर, मतलब वो होता है ना फ्रैट्रिसाइड। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई शिया ग्रुप्स में, एक जहाँ पे एक ग्रुप थे और उन्होंने मेजॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट बोला, जिसमें लाइक कोई भी सब डिफरेंट सेक्स हो, एथनिक ग्रुप्स हो, एंड विदाउट एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस। और दूसरा था कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क, जो कि प्रो ईरान शिया पार्टीज और मिलिशिया था। तो दो सेक्टर्स हो गए कि भाई शिया यूनिटी रहनी चाहिए। तो जो दो तरह थे, एक तो मुक्तदा अल सदर था जो थोड़ा बोल रहे लग रहा है बेटर लग रहा है, तो उन्होंने वेरिएंट एफर्ट लगाया कि भाई बन जाए। बट दो तरीके से उनका मतलब ही वाज हिज एफर्ट वाज थ्वार्टेड, मतलब रिड्यूस किया गया था। और दो तरह से उनको लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, वो किया गया था लाइक बाउंड्री, दो तरफ से उसके ऊपर दो तरफ से ही वाज एनकाउंटर्ड। और एक तो था कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क रिमेन इंटैक्ट एंड रिफ्यूज टू बैक हिज एजेंडा फेयरिंग द डायल्यूशन ऑफ शिया एंड इरानियन इन्फ्लुएंस। एंड टू, मतलब जो कोऑर्डिनेशन, जो मैंने देखा था दो बनी थी कमेटियां ऊपर, एक तो था इनकी थी, दूसरा कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क था। तो एक ने बोला कि नहीं भाई हम तो शिया को ही लेकर आएंगे, और दूसरा था अ सरप्राइज डिवाइड अमंग द कर्ड्स। तो ये लोग वैसे ही मतलब माइनॉरिटी में रहते हैं, इनके बीच में भी एक डिवाइड हो गया। और जो कर्डिश डेमोक्रेटिक पार्टी हमने ऊपर देखी यहाँ पे, उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई इसको हमें, ये जो पीयूके है, पेट्रियोटिक यूनियन ऑफ कर्डिस्तान, कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो बोला कि भाई अब प्रेसिडेंट ही नहीं था, मतलब पीयू केडीपी ने बोला कि नहीं, हम ये जो पीयू के पार्टी है कर्ड्स की, इसको हम राइट नहीं मानते। इनको मतलब 20 साल पहले राइट मिला था कि आप प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकते हो। तो इसमें अब ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर कैसे होगा वहाँ पे। दिस पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इम्पास लेड द फ्रस्ट्रेटेड टू इंडल्ज इन अ brinkmanship in a show of force. He encouraged his followers to briefly occupy the parliamentary premises. अब देखा कि भाई गड़बड़ चल रही है यहाँ पे भी, अंदर पार्टी में चल रही है दिक्कत, तो इन्होंने बोला कि भाई अब तो ये ब्रिंक पे आ गया है। इन्होंने बोला कि भाई अब धीरे धीरे हमें जो है पार्लियामेंट को लाइक कैप्चर कर लेना चाहिए, ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। और फिर ग्रीन जोन्स इन्होंने बनाए टू सिग्नल लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन, एंड देन अब्रप्टली on June 12 instructed the members of this coalition to resign their parliamentary seats. तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम लोग जो है पार्लियामेंट्री सीट से रिजाइन कर लेते हैं। पर उनको लगा कि दिस वुड फोर्स फ्रेश इलेक्शंस, बट ही वाज रॉन्ग, क्योंकि इराकी लॉ में है कि मतलब कोई भी इराक के लॉ में ऐसा है
कि भाई जो भी बंदा सेकंड आएगा ना, तो उसको आप इलेक्शन में रख दोगे अगर पहले वाले ने रिजाइन कर दिया, फ्रेश इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इस वजह से जो अल सदर का जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ था वो चला गया। एंड क्या बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क जो शिया फैक्शन को ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो आके पॉलिटिकल मेजोरिटी में बैठ गया। तो उन्होंने एक पुराने मिनिस्टर है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और अगस्त 27 को इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी। एंड इसकी वजह से वहाँ पे फिर वायलेंस हुआ, but the parliamentary system moved forward. The Kurds agreed on a president from the PUK, who then invited Mr. Al-Sudani to form the government. तो फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, ये अल सदर जी जो थे, तो फिर क्या बोलते हैं, जो मतलब अच्छा जाते थे, जो एक पार्टी से थे, हमने पढ़ा कौन सी पार्टी से थे भैया, भी हमने देखा अल सदर जी, किसी जो थोड़ी मतलब अच्छी पार्टी थी, लेफ्ट पार्टी थी, कि भाई सबका भला होना चाहिए, वो वाली पार्टी थी, है ना। ये वाली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये कि भाई जिनका जिनका था कि भाई पार्लियामेंट अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दिस ओवरनाइट फिर यही हुआ कि अब वो तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एक्टिव पॉलिटिक्स से। फिर ये अल सुदानी था कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क वाला, उन्होंने बोला कि इराक का जो मुआससा सिस्टम है रिमेन्स इंटैक्ट, हिज 23 मेंबर कैबिनेट, अब वही मुआससा जो है अभी भी है इनके यहाँ, और सब हैं वेरियस बैकग्राउंड से हैं भाई लोग। Only Muqtada al-Sadr coalition has no representation in the cabinet. To appease him, Mr. al-Sudani has promised elections in a year's time. तो भाई new prime minister has set out his agenda that prioritizes combating corruption and economic development and delivery of services to his beleaguered people. But hardly anyone believes that this will happen, as an effective anti-corruption drive would adversely impact too many people in the prime minister's own inner circle. And while oil revenues of $60 billion obtained in just 6 months of this year can provide the needed resources for economic recovery and delivery of services, these revenues have in the past hardly made any difference in the lives of the Iraqi people. Muqtada al-Sadr, though now out of power, remains a serious concern. Fired by frustration, he is expected to play the populist card, even unleashing his cohorts onto the streets to pressurize the government where they will confront militants from the PMU. In coming months, violence could continue to define Iraqi politics. तो कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट जो था हमारे लिए इस आर्टिकल में था मुहासासा, एक अपोर्शनमेंट सिस्टम है कि इतना इतना रिप्रेजेंटेशन इनका पार्टी में रहेगा इराक में, ठीक है। तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वाला है क्वेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन एफटीए नेगोशिएशंस। तो भाई एफटीए जो है हम सोच रहे हैं, हम बातचीत चल रही है हमारी यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, इसराइल से। अभी यूएई के साथ हमने साइन कर ही दिया है एक, तो हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है $2 ट्रिलियन बाय 2030, ठीक है। एंड एफटीएस बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिजिटल ट्रेड, डिजिटल इशूज सच एज डेटा लोकलाइजेशन, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, and that may have an impact on the accessibility of drugs and investment promotion, facilitation and protection. तो भाई एफटीए जो होते हैं फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। एंड सो एफटीए नेगोशिएशंस यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इंडिया जो है हमेशा क्लोज डोर फैसिलिटेशन करता है इन सब पे, एफटीएस पे, वेर एज यूके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखता है। एंड भाई कि मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो कुछ गलत हमारे डिसाइड ना कर लें, इसलिए वो एक स्क्रूटिनी रखता है उनके एक्शंस पे। इंस्टीट्यूशनल मेथड्स उन्होंने लगा रखे हैं। तो क्या क्या नेगोशिएशंस, क्या क्या मेथड्स हैं इनके यहाँ पे, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहले तो उन्होंने बताया फर्स्ट द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूके पब्लिशेस अ पॉलिसी पेपर लेइंग डाउन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट। तो ये पहले तो एक डीएफआईटी है जो मतलब पॉलिसी पेपर निकालती है कि भाई क्या क्या होना चाहिए।
This public policy paper is fairly detailed, listing the specific advantages of signing an FTA. क्या क्या गेन्स होंगे, तो ये एक इनकी इंस्टीट्यूशन है DFIT, वो बताती है. इन इंडिया नो सच डॉक्यूमेंट, तो हमारा कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या बात करके आए हैं. कॉमर्स मिनिस्ट्री बस थोड़ा सा मिनिमम इन्फॉर्मेशन देती है कि हमने ये साइन किया है. सेकंड है कि जो पॉलिसी पेपर ये DFIT जो है यहाँ पे अपना यूके में ये निकालती है, ये सब स्टेक होल्डर्स के वहाँ से जो जो रिस्पॉन्स आया, जो जो सजेशंस आए, ये सब बताती है. और कॉमर्स मिनिस्ट्री भी लेती है, करती है, बट पब्लिक रिकॉर्ड इसका नहीं रहता है कि उन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए. तीसरा है यूके में द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट for signing an FTA is scrutinized by the UK Parliament. This job is performed by the International Agreements Committee of the British Parliament. तो इसका क्या मतलब है भाई, द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द यूके पार्लियामेंट. तो इनकी पार्लियामेंट जो है वो बैठती है कि भाई क्या क्या डिस्कशन हुआ, और मतलब देखती है कि भाई एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सब सुनती है. और इंडिया में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का. जो एग्जीक्यूटिव करके आ गया वहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री, बस हम वही मान लेते हैं. India's parliamentary system allows for department-related parliamentary committees that discuss various topics of importance and offer recommendations. However, the PSC on Commerce rarely scrutinizes the Indian government objectives behind negotiating and signing FTA. हमारे पास है कमिटियाँ, बट हम लोग रेयरली करते हैं. Fourth, in the UK under the Constitutional Reform and Governance Act 2010, the executive has to lay down a treaty before the British Parliament for 21 sitting days with an explanatory memorandum before ratifying it. तो इनका है भाई, एग्जीक्यूटिव को बताना पड़ता है पार्लियामेंट को कि भाई ये हमने करके आए हैं और उसके पहले हम रेटिफाई नहीं करेंगे. तो पार्लियामेंट को पता चल जाता है कि भाई अभी ऐसा ऐसा होने वाला है. इंडिया में कोई रोल ही नहीं है पार्लियामेंट का इन द रैटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज इंक्लूडिंग FTAs. Entering into treaties and matters incidental to it, such as negotiation, signing, and ratification, are within the constitutional competence of Parliament. But Parliament in the last 7+ decade has not exercised its powers on this issue, thus giving the executive unfettered freedom in negotiating, signing, and ratifying treaties, including FTAs. India should take a leaf out of the UK book and develop a law on entering treaties, including FTAs. This law should have the following parts. First, the executive should make a clear economic case outlining its strategic objectives publicly for entering into negotiations for a treaty such as an FTA. तो भाई क्या क्या रोल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा क्लियरली बताना चाहिए. दूसरा है कि भाई सब स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करना चाहिए. तीसरा है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कराइए. चौथा है पार्लियामेंट का रोल बढ़ाइए, है ना. और while the executive's constitutional prerogative of entering into an FTA or IETs in general is indisputable, this power should be exercised in a manner that makes an executive answerable. After all, an integral facet of democracy is to hold the executive to account for its actions. It should be no different for negotiating international treaties, including FTAs. तो भाई डेमोक्रेसी का जो हमारा एक प्रेमाइस ही है वो यही है कि भाई एग्जीक्यूटिव को उनके एक्शंस के लिए आपको होल्ड करना है. ठीक है. Uneasy political situation in Rajasthan is not important. Unknown sources of income spiked after electoral bond entry. तो हम बोल रहे थे कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, बट बॉन्ड विलेन क्वेश्चन मार्क करा है इन्होंने. ADR जो है हम पढ़ते ही हैं, इन्होंने बोला कि भाई बढ़ गई है. National parties unknown income rose from 66 to 71 in the 3 years before and after the scheme's introduction. तो ये डेटा याद कर सकते हैं कि नेशनल पार्टीज का जो अननोन इनकम है कि कहाँ से आ रहा है. 66 to 71% in the 3 years. Who should pay for climate change? तो पहले तो हम यहाँ तीन जो चीज़ें हैं देखते हैं. Between 1900 and now, developed countries have benefited from industrial development, which also led to greenhouse gas emissions. तो यार यही बात होती है कि भाई 1900s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह जब इनके पीक पे था इनकी कंट्रीज में, ये वेस्ट की कंट्रीज में, एंड बिफोर दैट, तो मतलब इनका जो 1700s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो मतलब यही बात कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा बेनिफिट किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, which also led to greenhouse gas emissions. Therefore, options like financing the developing or underdeveloped countries by the developed world have been discussed at the COP27. कि भाई आप लोगों ने तो कर लिया, आप लोग डेवलप्ड हो गए, आपका एमिशंस कम ही होगा, बट हम लोग को करना है. भाई हमें सपोर्ट करो अगर आप चाहते हो कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएं. तो फिर एक कोई outworldindia.org है, cites data from the global carbon project to show that between 1751 and 2017, 47% of the CO2 emissions came from the US and the EU 28 countries.
तो ये एक डेटा हम प्री के लिए देख सकते हैं, outworldindia.org है जिन्होंने ये डेटा निकाला है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। और इन्होंने बताया कि जो CO2 एमिशंस आए हैं 47%, वो यूएस और यूरोपियन यूनियन से आए हैं। outworldindia.org इन्होंने पब्लिश किया था ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। India is among the top 7 emitters of GHG emissions. However, some emissions are unavoidable if we seek economic development. But put in the context of India's population, हम लोग अभी top 7 emitters में आते हैं, और भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो emissions unavoidable ही है. But put in the context of India's population, its emissions are far lesser per head than for others. World average per capita were 6.3 tons of CO2. US is above that. हमारा भाई वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा था 6.3, मतलब वर्ल्ड एवरेज था 6.3, यूएस का था 14, रशिया का था 13 एंड 9.7 फॉर चाइना। इंडिया का था 2.4। तो वो तो हम बेसिक अगर एवरेज निकालना में आता हो तो हमें लग जाएगा कि मेरी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए हमारा पर कैपिटा जो एमिशन आ रहा है वो भी कम आ रहा है। सबसे ज़्यादा यूएस का है, फिर रशिया का है, फिर चाइना का है। ठीक है, और हमारा वर्ल्ड एवरेज जो 6.3 है उससे कम है 2.4। आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, ये आइडिया होना चाहिए। यूनेप की जो है रिपोर्ट आती है, एमिशंस गैप रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला है, ये हमने पढ़ा भी था, बहुत टाइम पहले आया था। यूनेप की रिपोर्ट आई थी एमिशंस गैप रिपोर्ट में कि भाई इंडिया जो है, इंडिया नहीं सॉरी वर्ल्ड जो है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर नहीं रहा है 1.5 डिग्री पे लाने के लिए क्लाइमेट चेंज के इशू को। ठीक है, और टॉप 7 एमिटर्स कौन से हैं? चाइना, EU27, 28 पहले मतलब वो ब्रिटेन मिला हुआ होगा, फिर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रशिया है हमारे साथ। अलग सा जो है वो ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, बाकी तो हमें तो पता ही है। ठीक है, 55% जो एमिशंस आते हैं वो इनके यहाँ से ही आते हैं। ठीक है, ये तो डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द टारगेट लेवल ऑफ रिटेल? हाँ, तो व्हाट इज द टारगेट लेवल ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन? तो भाई इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है ड्रॉप टू 3 मंथ लो ऑफ 6.77, तो बहुत ज़्यादा था शायद पहले। अक्टूबर में 8.3 पहुंच गया था, तो अभी कम हो गया है भाई। एंड RBI has managed to gain control over price rise. What caused the drop in inflation? फेवरेबल बेस इफेक्ट बता रहे हैं कि भाई हाँ बेस इफेक्ट तो सही होगा ना, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, अगर हम पैंडेमिक से इसको कंपेयर करें तो डिमांड सप्लाई सब बंद हो गई थी भाई, और अनयूजुअल वोलेटिलिटी आ गई थी मार्केट में। तो बेस इफेक्ट तो अगर हम कोविड टाइम से कंपेयर करेंगे तो यस, इसलिए जो है इन्फ्लेशन कम दिखा रहा है। और अभी बता रहे हैं कि ईजिंग फूड प्राइसेस भी थोड़ा कम हो गया है, तो इसीलिए भी जो है इन्फ्लेशन में थोड़ा सा आई है कमी। But should we remember that inflation refers to a general rise in the price level regardless of changes in individual prices. तो इन्फ्लेशन जो है जनरल है, ऐसे इंडिविजुअल प्राइसेस नहीं देखते हैं हम, और ये तो हमें पता ही है। और हाउ विल द RBI रिएक्ट टू द लेटेस्ट? ये फिर भी इन्फ्लेशन जो उनका उन्होंने बोला 2 से 6% के बीच में होना चाहिए इन्फ्लेशन टारगेट, उससे ज़्यादा ही है। और अब 10 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया है कि भाई ऊपर है। तो RBI ने गवर्नमेंट को मतलब हैड टू राइट टू द गवर्नमेंट एक्सप्लेनिंग कि भाई क्यों वो नहीं कर पाए हैं वो लोग मैनेज इसको। थोड़ा सा कम हुआ है, गिरावट थोड़ी सी आई, 8 से 6.77 हो गया है। बट फिर भी भाई RBI को तो चाहेगा ना कि 4% तक आ जाए करीब करीब। दे हाउएवर एक्सपेक्ट द पेस ऑफ रेट हाइक्स टू स्लो डाउन विद इन्फ्लेशन सीमिंग टू ईज ग्रेजुअली। तो सोचिए धीरे धीरे होगा। और रेट्स जो है 50 बेसिस पॉइंट से MPC कमेटी ने बढ़ाए थे कि भाई थोड़ा सा जो है इन्फ्लेशन घटे, ग्रोथ जो है मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब वही रेट्स अगर आप बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा पीपल ट्राई टू स्पेंड लेस एंड सेव मोर बिकॉज दे आर गेटिंग अ गुड रेट, है ना। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स हो गई हमारी। तो इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट RBI में ऑप्ट फॉर अ 35 बेसिस पॉइंट्स हाइक ड्यूरिंग द नेक्स्ट MPC मीटिंग शेड्यूल फॉर December। अगर इन्फ्लेशन गिरता रहा तो भाई देखेंगे कि पेस देखेंगे कि कैसे गिर रहा है। एंड एक टाइम लैग रहता है, जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आते हो तो तुरंत जो है आपको रिजल्ट ही दिखते हैं, एक टाइम लैग रहता है। हैज़ इन्फ्लेशन पीक्ड येट? तो अनक्लियर है भाई अभी कि और बढ़ सकता है क्या भाई, नहीं पता।
और अक्टूबर में जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था, तो भाई देखते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं पर्टिकुलरली इफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक डज नॉट slump to alarmingly low levels as it raises rates. देखते हैं क्या होता है। ऑन लो इन्फ्लेशन इन द यूएस हैज कूल्ड डाउन अ लिटिल टू 7.7 इन अक्टूबर। इट इज स्टिल वे अबव द यूएस फेडरल। अच्छा, उनका तो 2% का ही उन्होंने टारगेट रखा है, तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो भाई वो भी अपना टाइटनिंग करते रहेंगे। और इफ सो द आरबीआई may be forced to raise domestic interest rates as well or dig deeper into its foreign exchange reserves in order to prevent a slide in the rupee against US dollar. तो बड़ा मंझधार वाली बात हो जाती है। एंड इंडियाज रिटेल, हाँ इसमें साइड में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि देखते हैं क्या होता है। अभी पता नहीं पीक आई है नहीं आई है। फेवरेबल बेस इफेक्ट था, बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं विथ विलियम गैब्सन इन साइबर स्पेस वेयर हैक्स रूल। तो ये तो भाई थ्योरी ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी हैव पेव्ड द वे फॉर साइबर पंक कल्चर मैट्रिक्स फिल्म। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। Suez Canal, an artificial sea level waterway in Egypt connecting the Mediterranean to the Red Sea, वही नवंबर 17 में खुला था। Suez Canal, an artificial sea link waterway in Egypt। तो भाई Suez Canal की लोकेशन अगर देखनी हो तो देख लेते हैं। ये Suez Canal की लोकेशन है, मेडिटेरेनियन से इसे रेड सी को जोड़ रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल सी लेवल है, मतलब बोल सकते हैं कि नेचुरल है, क्या नेचुरली फॉर्म्ड है तो नहीं, आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज नंबर 10 पे। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल बी इंक्लूसिव एक्शन ओरिएंटेड। तो भाई पता ही है हमें। कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है तो आई विल टेल। डिमोनेटाइजेशन वाज पार्ट ऑफ स्टेप टू बूस्ट द फॉर्मल इकोनॉमी। इंडिया डिप्लॉयज न्यू डॉक्स अपग्रेड्स क्रीड बोट्स फॉर पैंगोंग सो पेट्रोल। तो भाई पेट्रोल करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए, वहाँ पे एरिया का स्क्रूटनी करने के लिए न्यू डॉक्स लगाए हैं पैंगोंग सो में। तो पैंगोंग सो की लोकेशन देखते हैं एक बार। तो पैंगोंग सो की लोकेशन है ये भाई, और ये है इसकी लोकेशन। हम देख रहे हैं ये ईस्ट साइड पे पड़ता है, ईस्ट ऑफ लद्दाख। जैसे कि PYQ भी था ना कुछ ऐसे, नुब्रा वैली पे था वो, तो यहाँ पे कहीं पड़ती है ईस्ट ऑफ। कुछ क्वेश्चन था ना नुब्रा वैली पे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट करेक्टली एज ऑफ नाउ, बट वो यहाँ कहीं पड़ती है। और सियाचिन ग्लेशियर के पास कहीं पड़ती है नुब्रा वैली। एंड अक्साई चिन है ये ऊपर, एंड ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, और ये पैंगोंग सो है, ईस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख। एक जनरल आइडिया होना चाहिए, है ना। और ये गलवान वैली जहाँ पे हमारी स्कर्मिश हुई थी, हमारी PAC के जो आर्मी जवान से, इंडियन जो हमारी आर्मी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने नए अपग्रेड स्पीड बोट्स वगैरह लगा दिए हैं, दिस इज ओनली इम्पॉर्टेंट। फिर इंडिया टेक्स पार्ट इन मॉस्को टॉक्स इन फॉर्मिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो पूछ सकते हैं मॉस्को टॉक्स किन के बीच में हुआ था, तो भाई अफगानिस्तान के साथ हुआ था, इन फॉर्मिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ये तो पॉलिटिकल हो गया सारा। देन सुप्रीम कोर्ट अलाउज पेंशन टू 32 फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ IAF। एक इशू ये हो सकता है कि मतलब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि भाई विमेन एम्पावरमेंट इज सॉर्ट ऑफ मिथ इन द कंट्री। इतना ऐसा नहीं लिखना, इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए कि अच्छी बात है वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। बट समवेयर और द अदर विमेन स्टिल हैव टू स्ट्रगल थोड़ा बहुत अपने राइट्स के लिए। एंड दिस इज व्हाट वी सॉ, मतलब एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि भाई 32 फॉर्मर विमेन ऑफिसर्स को पेंशन के लिए हैड टू लाइक अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एंड फिर जनरल वे में बताया है। एंड देन कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसमें। वी कम ऑन टू द वर्ल्ड का सेक्शन।
Mm, Poland says missile that hit it was Ukrainian stray. तो पोलैंड पे शायद एक मिसाइल आई थी एंड मतलब बाद में पता लाइक इट वाज एलिज्ड कि रशिया ने किया है, बट बोल रहे यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस की जैसे आई थी, एक उनका कुछ स्ट्रे रह गया था, उसका था वो। तो मतलब ये रशिया पे नहीं ब्लेम डालना चाहिए, यूक्रेन का भी फॉल्ट नहीं है, गलती से हो गया उनसे। एंड अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड पे डिस्कस किया बिडेन सुनैक ने। कुछ इम्पोर्टेंट है क्या इसमें? नहीं है आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लूला ऑफर्स टू होस्ट 2025 ह्यूमन क्लाइमेट टॉक्स इन ब्राजील्स अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो अभी इलेक्शन जीते हैं लूला जी, पहले तो बोल्सोनारो जीते, बड़ा वार्म वेलकम मिला इनको। उन्होंने बोला कि भाई हम रेन फॉरेस्ट को, लेफ्ट शायद विंग से, लेफ्टिस्ट है ये, अच्छा हाँ। एंड COP30 जो है, उन्होंने बोला 2025 में हम जो है अमेजोन फॉरेस्ट में करेंगे, ना कि पॉपुलस कोस्टल रीजन में नहीं करेंगे, हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अपना करेंगे 2025 में सेशन 30 का। COP30, COP27 अभी कहाँ हुआ? शर्म एल शेख, इजिप्ट। ठीक है, ब्राजील का 1922 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो सेट द स्टेज फॉर ऑल मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स सिंस द साइनिंग ऑफ UNFCCC which is aimed at preventing extreme climate change। तो ये तो हमें आइडिया है ही इसके बारे में। तो भाई कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, अम, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 में देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट दिखता है तो। चीफ ऑफ एडवाइजर अरविंद वीरमानी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ, अभी नीति आयोग में 3 मेंबर्स हैं, उसमें एक और फुल टाइम मेंबर आ गए हैं, वीरमानी, अरविंद वीरमानी। ये पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। आई डोंट नो इफ दिस इज इम्पोर्टेंट बट वी शुड नो अबाउट इट। बेटर डेटा प्रैक्टिसेस कैन हेल्प बूस्ट प्रॉफिट। तो ये तो अच्छी बात है भाई, अच्छा डेटा सेफ प्रैक्टिसेस रहेंगी, सेफ रहेगा हमारा, तो अच्छा रहेगा। कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है इसमें। हाँ, ये GST का है कि भी लास्ट 4.5 मंथ्स में मिल नहीं पाए हैं ये लोग, तो क्रूशल इश्यूज पे बातचीत नहीं हो पाई है। अच्छा, ये GST काउंसिल में एक रूल 6 है कि भाई इनको वंस इन एवरी क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो टोटल भाई हमारे जितने भी क्वार्टर, मतलब 3 मंथ्स में इन लोग को मिलने का है, बट अभी लास्ट 4.5 मंथ से ये लोग मिले नहीं है, तो भाई इन्होंने प्रोविजन को ब्रेक किया है। एंड बस यही है बात इसमें। तो मतलब ये इश्यूज हम GST काउंसिल में पूछ सकते हैं कि क्या इश्यूज हैं GST काउंसिल के, तो लिख सकते हैं कि भाई मीटिंग नहीं होती है, टाइमली नहीं होता है ना। तो आई थिंक दिस एंड्स द न्यूज़पेपर सेशन एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग समथिंग ऑन दीज लाइंस। तो मैंने, आई डोंट नो हाउ आई हैव परफॉर्म्ड, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉरवर्ड for my preparation, and it will help any of you also if you feel like। bye, thank you। मैंने मतलब क्या बोल दिया मुझे भी नहीं पता, बट थैंक यू।